चैनल फॉर अनलिमिटेड लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शन चैप्टर के बारे में। ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्यों इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं, फिर ट्रांजैक्शन में बात आती है शेड्यूल की, और अगर जहां एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस और शेड्यूल की बात आती है वहां बात आती है कॉन्करेंसी की, और उन कॉन्करेंसी की वजह से कुछ रीड और राइट की प्रॉब्लम्स आती हैं मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के बीच में। तो वो रीड राइट प्रॉब्लम्स क्या है? लाइक अगर आपने कभी सुना होगा डर्टी रीड प्रॉब्लम आती है, राइट, फैंडम रीड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है क्या, और इन प्रॉब्लम से एक्चुअल में हमें डेटाबेस में क्या इंपैक्ट होता है, इन सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे इस सेशन में। बिफोर वी स्टार्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे एज ए चैनल लीड काम करता हूं और एज अ प्लस एजुकेटर काम करता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। मैंने गेट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है, ये देखिए कंप्यूटर साइंस की रैंक है मेरी, मास्टर्स है, एक्सपीरियंस है, और इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर लर्निंग मिले, गाइडेंस मिले और ये समझ मिले कि हमें आगे जाके हमारा करियर किस तरीके से शेप करना है, किधर लेके जाना है और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस नहीं होती है। तो वो अवेयरनेस जो है वो आपको दिलाने की कोशिश करता हूं थ्रू दिस चैनल। इसके अलावा मेरे काफी सारे सेशंस फ्री में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी होते हैं जो बहुत यूनिक और पेक्यूलियर टाइप के होते हैं। उनके लिए आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा गेट सीएस कैटेगरी में, और फिर मेरी स्पेशल क्लासेस एक्सेस करनी होंगी। ये सारी क्लासेस फ्री होती हैं। आपको एक क्लास आज भी देखने को मिलेगी 11:15 पर रैपिड फायर ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रैपिड फायर सेशंस अटेंड करें, बिल्कुल करिएगा। फ्री सेशन है, ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, बट उससे आपकी जो लर्निंग होगी वो बाकमाल होगी, बहुत यूनिक टाइप की और डिफरेंट टाइप की होगी। आप लोग अब बहुत ज्यादा सिंसियरली अपनी गेट प्रिपरेशन से जुड़ चुके हैं, और जितने लोग गेट 23, 24 या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके पास कम टाइम है तो थोड़ा सिलेक्टिव हो जाइए अपनी प्रिपरेशन को लेके। ज्यादा ठीक ठाक टाइम है तो आप अपनी प्रिपरेशन में इंटेंसिटी बढ़ाइए ताकि आप अपने सारे कोर्सेज को ठीक तरीके से समझ पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गेट प्रिपरेशन में आती है वो आती है स्टूडेंट्स को कि सिलेबस कवर हो जाता है बट वो याद नहीं रहता। याद रहता है थोड़ा थोड़ा, बट समझ नहीं आता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन जब आता है तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा टॉपिक का यूज करना है ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ये सारी प्रॉब्लम तब आती है जब स्टूडेंट्स को सारी चीजें दिमाग के टिप ऑफ द माइंड नहीं स्टोर्ड रहती हैं। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जहां पे मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को सब कुछ याद है, वो सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं, बट जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तब ये नहीं समझ पाते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाली प्रॉब्लम का या ये वाले कंसेप्ट का यूज करना है। दैट मैपिंग ऑफ कंसेप्ट टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको ऐसे जनरली सीखने को नहीं मिलती है खुद से, अंटिल यू गो थ्रू अ वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर, जिसे बोलते हैं सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। होती क्या है, पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड छोटी बारीक एनालिसिस की जाएगी, और उसके बाद उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या बन सकते हैं वो बताए जाएंगे। फिर समझ में आएगा कि ओके इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेंगे, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी अननोन हो कुछ भी नोन हो, हमें ये फॉर्मूला ये कंसेप्ट लगा के और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात आती है कि ऐसी लर्निंग मिलेगी कहां पे। हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। अनअकैडमी प्लस पे आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलती है, डीपीपी मिलता है, क्विजेज मिलते हैं, वीकेंड पे डिजिटल नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूडेड रहते हैं। अगर आप आइकॉनिक पे जाएंगे तो ये तो इंक्लूडेड रहेंगे ही, इसके अलावा ये बेनिफिट्स और एडेड रहेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। अब ये एडेड बेनिफिट्स में क्या है, प्रिंटेड नोट्स है, कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर है और 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। एक कोच रहेंगे जो अनअकैडमी की तरफ से आपको मिलेंगे। ये कोच आपको बताएंगे कि आपकी लाइकिंग, अंडरस्टैंडिंग और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स आपको पहले पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कब किस टाइप की लर्निंग करनी है, कब पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, कौन से सीक्वेंस में कोर्सेस करने हैं, किस तरीके से हमें कोर्सेस को कंप्लीट करना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ पाए गेट में। और ये भी पर्सनलाइज्ड होता है क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट
लाइकिंग, डेली रूटीन भी अलग होती है, तो उसकी वजह से आपकी प्लानर भी चेंज हो सकती है स्टडी की, और उसकी ही वजह से आप लोगों का जो प्रिपरेशन प्लान है वो भी अलग हो सकता है। तो एक कोच जो आपको यही सब चीजें पर्सनलाइज्ड मैनर में बताते रहेंगे ताकि आप लोग हमेशा ट्रैक पे रहें। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, प्लस हो या आइकॉनिक, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। जो ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है वो सिलेक्ट करो और फिर ये कोड लगा लो। इस कोड को लगाने से आपको मिलेगा क्या? इस कोड को लगाने से इन जनरल तो मिलता है 10% का डिस्काउंट, बट आज रात तक, जी हां 14 अक्टूबर 11:59 PM तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप गेट 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए ठीक है। अगर आप गेट 24 की भी तैयारी कर रहे हैं या की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, जो हमने अभी अभी लॉन्च किया है, और आपको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना है 18 मंथ का। आप 15 + 1 16 मंथ में गेट 24 तक का टारगेट अपना कंप्लीट कर सकते हो अनअकैडमी प्लस से एक्सेस करके, और वो आपको कम कीमत में भी पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट्स ऑल्सो। 20% का डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आज रात तक अवेलेबल है। कोड लगाइएगा ये, ताकि डिस्काउंट के साथ आपको मेरे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिल पाए और मेरी टीम से कनेक्ट होने का मौका मिल पाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज और प्रिंटेड नोट्स मिले तो उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन है, विच इज अनअकैडमी लाइट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा आज रात 11:59 तक। अगर आप लोग गेट 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें ब्रह्मास्त्र बैच देख रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र बैच हमने प्लस पे भी लॉन्च किया है, जिसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स अलग से मिलेंगे जो YouTube पे नहीं मिल पाएंगे। अगर आप एंड मोमेंट अपनी प्रिपरेशन का बूस्ट देखना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन में जो छोटी छोटी कमियां हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं, तो आप लोग 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके गेट 23 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। गेट 24 के लिए आज से, जी हां दोस्तों, आज से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 14 अक्टूबर से, और उस बैच में ये सारे एजुकेटर्स आपको मिलके पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए आप अनअकैडमी प्लस पे और शुरू कर लीजिए आपकी सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोग्राम, जो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी। अगर आप लोगों ने हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट लिखा था विच इज द कॉम्बैट टेस्ट, और अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट जो है उसमें आपको कोई कोड मिला है, डिस्काउंट कोड, तो वो भी वैलिड से 14 अक्टूबर तक ही है। आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करनी है तो यू कैन गो फॉर नो कॉस्ट ईएमआई, ताकि आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ना देना पड़े, एंड देन यू कैन पे द मनी इन दी इंस्टॉलमेंट। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ट्रांजैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। तो ट्रांजैक्शन होता क्या है, ट्रांजैक्शन में शेड्यूल क्या होते हैं, शेड्यूल कॉन्करेंसी क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जो टर्म्स मैं आपको बताता रहूं वो टर्म्स आप लोग याद रखिएगा, ताकि हम जब आगे बढ़े और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो आपको ना छोटी छोटी चीजों में ये ना लगे सर आपने ये क्या बताया था, सर ये क्या होता है, एक बार और फिर से रिपीट कर देंगे। मैं रिपीट तो कर दूंगा, बट आपको अगर याद रहेंगी ना चीजें तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, बहुत बहुत मजा आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कोई एक एग्जांपल बताओ जहां पे डेटाबेस बहुत हेवीली यूज होता है। कोई भी एग्जांपल, आप IRCTC का एग्जांपल ले लो जहां पे ट्रेन की बुकिंग होती है बहुत सारी, है ना, या फिर किसी एयरलाइन बुकिंग वेबसाइट के बारे में बात कर लो, लाइक मेक माई ट्रिप हुआ या फिर क्लियर ट्रिप हुआ, ऐसे हजारों वेबसाइट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, ठीक है, यात्रा.com है, एंड देयर आर सो मेनी, है ना। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी टिकट रिजर्वेशन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, राइट, और भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे डेटाबेस हेवीली यूज होता है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, वो ये है कि क्या ऐसा है कि अगर उस वेबसाइट से या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, चाहे वो वेब ऐप हो या फिर डेस्कटॉप ऐप हो, एक पर्सन अगर डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है तो दूसरा पर्सन डेटाबेस को एक्सेस ना करे, ऐसा होगा? नहीं, कर सकता है, ठीक है। एक और चीज, जब कभी किसी भी पर्सन को डेटाबेस को एक्सेस करना है तो क्या वो डेटाबेस पे एक ही ऑपरेशन चलाता है? नहीं। अज्यूम करते हैं कि मैंने ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन की, उस वेबसाइट पे मैंने एंटर किया सोर्स जहां से मुझे ट्रेन पकड़ना है और डेस्टिनेशन जहां पे मुझे जाना है ना। फिर मेरे पास एक ऑप्शन और होता है डेट का, कि किस डेट को मुझे जाना है, फिर क्लास का
कि कौन सी क्लास का मुझे टिकट देखना है, सेकंड क्लास का, आई मीन स्लीपर क्लास का, या फिर थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, एटसेट्रा एटसेट्रा क्लासेस होती हैं। सिंगल सेकंड सीटिंग भी होती है, एसी सीटिंग भी होती है, बहुत सारी अलग अलग क्लासेस होती हैं रिजर्वेशन की ट्रेन में। तो मैंने वो क्लास सेलेक्ट कर ली। उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया तो क्या होगा, मेरा जो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है बैकग्राउंड में सर्च करेगा। कहां पे सर्च करेगा, कहां पे सर्च करेगा, हमारे डेटाबेस पे। क्या सर्च करेगा कि इस पर्टिकुलर सोर्स से डेस्टिनेशन की इस डेट पे इस क्लास की कौन कौन सी ट्रेन है। तो इसका मतलब है कि आपके डेटाबेस में आपने रीड किया, पर एक बार रीड नहीं किया, मल्टीपल टाइम्स रीड किया आपने। लेट्स से ट्रेन नंबर 12692, 12811, 13445, मल्टीपल ट्रेन नंबर की इंफॉर्मेशन वहां से निकाली, उनकी ट्रेन की डिटेल निकाली कि कौन सी ट्रेन कब से कहां तक चलती है, कितनी बजे चलेगी, कितनी बजे पहुंचेगी, इस ट्रेन में कितने नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड है और कितनी एम्प्टी है, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसकी। तो आपने मल्टीपल टाइम्स क्या किया, रीड किया। किसमें, डेटाबेस में। आपको लगा कि यार ये ट्रेन बुक करनी चाहिए हमें, कर ली। अब इस ट्रेन को अगर आप बुक कराने के लिए गए तो आपने पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन डाल दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। 4 सीट्स मुझे बुक करनी थी, चारों सीट्स की 4 इंफॉर्मेशन डाल दी आपने। प्रेफरेंस डाल दिया कि मुझे लोअर बर्थ चाहिए, मिडिल बर्थ चाहिए, हायर बर्थ चाहिए या अपर बर्थ चाहिए, साइड लोअर साइड अपर, सब कुछ डाल दिया। डालने के बाद में जैसे ही आपने पेमेंट पे क्लिक किया, पेमेंट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डेटाबेस में राइटिंग होगी। किस चीज की, कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल थी। लेट्स से पहले 65 सीट्स अवेलेबल थी, तो अब -4 हो जाएगी लोकल में, 61 वहां पे अपडेट हो जाएगी डेटाबेस पे जाके। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने ना मल्टीपल टाइम्स एक डेटाबेस पे रीड किया और एक डेटाबेस पे कुछ राइट भी किए। क्यों किया, क्योंकि आपको एक पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करना था, है ना, करना था, राइट। ये आपके डेटाबेस का एक बेसिक एग्जाम्पल है। मैं लिख देता हूं, टू बुक अ ट्रेन आप मल्टीपल रीड एंड राइट करते हैं। मल्टीपल रीड एंड राइट आर परफॉर्म्ड ऑन डेटाबेस। जी हां, तो ये जो आपने मल्टीपल रीड राइट किया है एक सीक्वेंस में, इसी को ही ट्रांजैक्शन कहते हैं टेक्निकल टर्म में। अब देखिए, हमें ट्रांजैक्शन क्या पता है, वो बैंक वाला पता है कि एक जगह से पैसा निकाला दूसरी जगह पे डाल दिया, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। दैट इज वन ऑफ द ट्रांजैक्शन जो आप अकाउंट्स के टर्म में बात करते हैं। जब हम डेटाबेस के टर्म में बात करते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब है ये कि एक लॉजिकल यूनिट ऑफ डेटाबेस विच इंक्लूड्स वन और मोर डेटाबेस एक्सेस ऑपरेशंस। आपने एक ही डेटाबेस पे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रीड किया किसी पे, फिर वापस से रीड किया दूसरी वैल्यू पे, फिर पहली वैल्यू पे वापस रीड किया, एंड फिर राइट किया समथिंग 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 समथिंग। डेटाबेस की वैल्यूज पे मल्टीपल एक्सेस ऑपरेशंस करना इज अ ट्रांजैक्शन इन द टर्म ऑफ डेटाबेस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आपने क्या किया, लेट्स से डेटाबेस की एक वैल्यू है x, उसको आपने रीड किया। एक डेटाबेस की वैल्यू है y, उसको रीड किया। फिर आपने x में लोकली चेंजेस किए, +10 कर दिया। फिर आपने राइट x कर दिया। ये क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन है। क्या है, एक ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, डेटाबेस के एक ही डेटाबेस में अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट उसके डेटाबेस के एक्सेस के रन करते हैं तो उन्हें बोलते हैं क्या, ट्रांजैक्शन। अब देखो, मल्टीपल ऑपरेशंस में मेनली 2 ही ऑपरेशन होंगे जो काम के होंगे हमारे, ये तो रीड, ये राइट, बस। ये लोकल ऑपरेशन जो है, प्लस माइनस जो भी कुछ करना है इसको, ये लोकली होगा। डेटाबेस के एक्सेस पे हमें सिर्फ रीड करना है या राइट करना है। डेटाबेस पे से हम या तो एक्सेस करके लेके आएंगे सिलेक्ट क्वेरी चला के, या फिर राइट करेंगे। राइट मतलब या तो अपडेट कर देंगे या फिर हम डेटाबेस की वैल्यूज को इंसर्ट कर देंगे, नई वैल्यूज को, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे हमें डेटाबेस एक्सेस करने को मिल जाएगा। रीड या राइट ऑपरेशन ही काम के हैं।
है ना। अब अगर ट्रांजैक्शन समझ में आया तो आपको दो चीजें समझनी है यहां पे। ट्रांजैक्शन में दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है कमिट, दूसरा होता है रोल बैक। कमिट क्या होता है? कमिट ये होता है कि अगर आपने एक डेटाबेस पे ट्रांजैक्शन चलाया, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन चला, आपने पहले रीड किया एक्स पे, फिर रीड किया वाई पे, फिर आपने राइट किया एक्स पे, फिर राइट भी किया वाई पे। इतना करने के बाद में ये जो रिजल्ट है ये डेटाबेस पे परमानेंट नहीं होता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये टेम्पररी चेंजेस है। अगर आप चाहते हो कि डेटाबेस पे ये वैल्यूज परमानेंट हो जाए और उसके बाद फिर हम उन्हें चेंज ना करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कमिट। कमिट कमांड चलानी पड़ती है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। आपके पास कोई ना कोई सेव बटन या कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे कमिट हो जाए। तो अगर आप लोग ट्रेन टिकट बुक करा रहे हैं या फ्लाइट टिकट बुक करा रहे हैं या फिर बैंक के थ्रू कोई मनी ट्रांसफर कर रहे हैं और आपका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, तो सक्सेसफुल होने के बाद में होता है कमिट। कमिट का मतलब है कि वो जो मनी है या तो आपके अकाउंट में आ गया है तो आपके पास में वो रिफ्लेक्ट करेगा और वो फिर परमानेंट हो जाएगा, या फिर आपकी ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट बुक हो गई है और फिर वो एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगी कि हाँ भैया नंबर ऑफ सीट्स जो पहले अवेलेबल थी वो कम हो गई है, डेटाबेस में परमानेंट रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेगा। तो कमिट का मतलब है कि जब आपने कमिट कर दिया तो जो भी डेटाबेस पे आपने चेंजेस किए थे वो परमानेंट हो जाएंगे। कंट्रोल एस कर दिया आपने, यूं समझ लीजिए कमिट का मतलब। फिर होता है रोल बैक। रोल बैक का मतलब क्या होता है? रोल बैक का मतलब होता है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन चलाया और वो ट्रांजैक्शन को आपको परमानेंट नहीं करना, जो भी ट्रांजैक्शंस पे चेंजेस आए थे वो आपको परमानेंट नहीं करना है, तो आप रोल बैक कर दीजिए। रोल बैक का मतलब होगा कि ये जितना भी ऑपरेशन आपने लास्ट कमिट के बाद चलाया था, गौर से सुनिएगा, फिर से रिपीट करता हूं, जब आखिरी कमिट हुआ था आपके डेटाबेस पे, उसके बाद जितने भी चेंजेस आपने किए थे वो सारे रिवर्ट हो जाएंगे। वो सारे क्या हो जाएंगे? रिवर्ट, एक साथ पूरा रिवर्ट हो जाएगा। कहां पे पहुंच जाएगा हमारा डेटाबेस का स्टेट? कमिट पे। एक एग्जांपल देता हूं मैं। पहले आपके पास एक x की वैल्यू थी जिसकी वैल्यू थी 15। आपने इस x की वैल्यू को रीड किया, फिर उसमें लोकली चेंजेस किए 10, फिर राइट किया x की वैल्यू को, तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। बट यहां पे आने के बाद, राइट करने के बाद भी आपने यहां कर दिया रोल बैक। तो क्या आपने यहां पे कमिट चलाया था? नहीं। अगर आपने चेंजेस कर दिए उसके बाद अगर कमिट नहीं चलाया है तो ये वैल्यूज जो आपने यहां x की चेंजेस की थी आफ्टर द लास्ट कमिट, आफ्टर द लास्ट कमिट 15 के बाद, 15 चेंज होने के बाद में जितने भी चेंजेस आपने किए, अगर उसे कमिट नहीं किया और रोल बैक कर दिया तो ये x की वैल्यू वापस से कौन सी हो जाएगी? वही हो जाएगी जो ओरिजिनल थी बिफोर दिस ट्रांजैक्शन कुड स्टार्ट। तो रोल बैक का मतलब है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी रीजन से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है, आपको रोल बैक करना पड़ा, तो रोल बैक का मतलब है कि जो भी लास्ट कमिटेड वैल्यू थी वो एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगी। इट इज एग्जैक्टली सेम फॉर योर मनी ट्रांजैक्शंस ऑल्सो, कि अगर आपने पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश की, ठीक है, पैसा आपने अपने अकाउंट से अपने फ्रेंड के अकाउंट में 5000 ट्रांसफर करने की कोशिश की, बट वो ट्रांसफर हो नहीं पाया, तो रोल बैक होने के बाद में आपके पास अपने बैंक में अकाउंट में उतना ही पैसा दिखेगा जितना पहले दिख रहा था। चेंजेस होने वाले थे वो हो नहीं पाए, परमानेंट नहीं हो पाए। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल बैक। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं और देखते हैं कि जब ट्रांजैक्शंस आते हैं तो ट्रांजैक्शंस में ये प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी होना जरूरी है। ACID क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है, A का मतलब है एटॉमिसिटी, C का मतलब है कंसिस्टेंसी, I is isolation और D is durability। एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं।
एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि या तो ट्रांजैक्शन पूरा रन हो, खत्म हो, कमिट हो जाए, और अगर नहीं हो पाया, किसी रीजन से फेलियर हुआ, प्रॉब्लम आई, तो फिर ट्रांजैक्शन वापस वहां उस स्टेट पे जाए जहां हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं। जो मैं थोड़ी देर पहले आपको कमिट और रोल बैक समझा रहा था, वो तभी होता है जब आपके ट्रांजैक्शन में एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। जैसे कि आपके पास 5,000 रुपए थे अकाउंट में, आपने 2,000 रुपए अपने फ्रेंड को देने की कोशिश की, तो अब आपके फ्रेंड के अकाउंट में 500 रुपीज है, आपने उसको 2,000 रुपीज ट्रांसफर करने की कोशिश की, और अगर ये ट्रांसफर जो है मनी का, ये ट्रांजैक्शन जो है वो फुलफिल हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तो क्या होना चाहिए? आपके अकाउंट में बचेंगे 3,000 रुपीज और आपके फ्रेंड के अकाउंट में बचेंगे कितने हो जाएंगे? 2,500 रुपीज। बट अज्यूम करो कि आपके पास 5,000 थे, अकाउंट में से डेबिट हो गए, 3,000 बचे, बट आपके फ्रेंड के अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हो पाए, किसी रीजन से आपका जो मनी ट्रांसफर था वो ऑपरेशन फेल हो गया, मे बी इंटरनेट कनेक्शन या कोई भी रीजन से। बहुत बार ऐसा होता है, जीपे से आप करते हैं पेमेंट और पेमेंट हो नहीं पाती गूगल पे से, राइट? या फिर किसी बैंक के थ्रू आप वायर ट्रांसफर कर रहे हो या ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो, वो ट्रांसफर पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया, तो आपके अकाउंट से पैसा कट होके और आपको रिफ्लेक्ट किया, बट यहां पे गया नहीं, क्रेडिट नहीं हुआ, तो क्या होगा? क्या आपके पास अब 3,000 रुपए बचेंगे? नहीं, नहीं, आपके पास ये जो मनी है ये वापस वही रिस्टोर हो जाएगा जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने के पहले था। मतलब हमारे जो ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने के पहले जो वैल्यूज थी डेटाबेस की, वो एज इट इज हमारे को दिखेंगी, और यही होता है एटॉमिसिटी। या तो पूरा ट्रांजैक्शन चले या फिर हम उस स्टेट पे आ जाएं जहां बोले कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो ये वैल्यू जो है वापस कहां पहुंच जाएगी? पुरानी वैल्यू पे पहुंच जाएगी। ये होती है एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। एटॉमिसिटी को हम, मतलब मैं जब समझता हूं तो इस तरीके से समझता हूं, ऑल और नन, या तो पूरा चले या बीच में अगर चल गया है तो ऐसा कुछ हो कि हम बोले कि कुछ ही नहीं चला। ठीक है, तो एटॉमिसिटी ऑल और नन। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा, है ना? फिर बात है कंसिस्टेंसी की। क्या होता है कंसिस्टेंसी सर? देखो, जब भी कोई एक या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस किसी डेटाबेस पे चलते हैं तो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट देने चाहिए डेटाबेस में। ऐसा ना हो जाए कि मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को पैसे ट्रांसफर किए, एक को 1,000 दिया, दूसरे को 1,000 दिया, टोटल 5,000 थे मेरे अकाउंट में, ट्रांसफर करने के बाद में मेरे अकाउंट में 2,000 बचे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। 5,000 में से 1,000 कम हुआ, फिर 1,000 कम हुआ, तो 3,000 बचने चाहिए। बट अगर 3,000 के अलावा और कोई वैल्यू मेरे अकाउंट में रही तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब ये क्यों होता है? ये बहुत रीजन है, अलग अलग कॉन्करेंट एक्सेस की वजह से भी हो जाता है, फिर अलग अलग डेटाबेस की प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो जाता है कि एक ट्रांजैक्शन ने पहले हमारा 5,000 रीड कर लिया पर बाद में उसे कुछ और से चेंजेस कर दिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग, हम देखेंगे थोड़ी देर में हम देखेंगे कि कैसे इनकंसिस्टेंसी आ जाती है डेटाबेस के अंदर। तो हमारा ट्रांजैक्शन का ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए कि अगर एक या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस किसी डेटाबेस पे एक्सेस कर रहे हैं तो वो क्या करें? वो हमेशा कंसिस्टेंट रिजल्ट दे। क्या दे? हमेशा कंसिस्टेंट रिजल्ट, जो हमें एक्सपेक्टेड है वही रिजल्ट दे। राइट? आई होप आप चीज को समझ पा रहे हैं। तो ऑल ट्रांजैक्शंस should provide consistent result at the end। ठीक है, फिर बात आती है हमारी आइसोलेशन की। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? देखो यार, ऐसा है ना कि हमारे पास एक अगर डेटाबेस है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उस एक डेटाबेस पे कोई एक ही प्रोसेस काम करे। अगर ट्रेन टिकट की बुकिंग की बात करूं, कोई भी वेबसाइट की, तो उस वेबसाइट पे अगर मैं बुकिंग कर रहा हूं तो ऐसा मतलब नहीं है कि मैं ही अकेला बुक कर रहा हूं। ऐसे हजारों लोग होंगे जो उसी
ट्रेन टिकट की बुकिंग वेबसाइट से उसी डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होंगे। 100% ट्रू है ये। तो अगर ऐसा होता है कि एक ही डेटाबेस है, एक डेटाबेस से पे बहुत अलग अलग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कोई ये वाली ट्रेन की टिकट बुक कर रहा है, कोई ये वाली ट्रेन की टिकट, कोई ये वाली ट्रेन की टिकट, कोई ये वाली वापस से ट्रेन की टिकट, ये बहुत सारे लोग सेम ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं, तो डेटाबेस से बहुत सारे लोग सेम टू सेम डेटाबेस वैल्यूज पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। मैं एक ट्रेन का टिकट बुक करा रहा हूं, एक और भी कोई है जो ट्रेन का टिकट बुक करा रहा है, अब मुझे 4 सीट चाहिए, उसे भी 4 सीट चाहिए और टोटल 5 ही सीट बची हुई है। तो क्या दोनों को 4-4 सीट अलॉट होनी चाहिए? नहीं। अगर मुझे हो गई तो उसको 4 सीट अलॉट नहीं होगी, अगर उसे हो गई तो मुझे 4 सीट अलॉट नहीं होगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक ही डेटाबेस में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक साथ काम करते हैं तो हमें हमारे डेटाबेस का रिजल्ट ऐसा चाहिए कि ये ट्रांजैक्शंस एक दूसरे को बिल्कुल भी इंपैक्ट ना करें। ये ट्रांजैक्शंस जो चल रहे हैं, जो एक ही डेटाबेस की वैल्यू पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस काम कर रहे हैं, उनका एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से हो कि वो एक दूसरे के रिजल्ट को इंपैक्ट ना करें। अगर ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं कि सारे ट्रांजैक्शन आइसोलेशन में चल रहे हैं, अपने अपने चल रहे हैं, उनका रिजल्ट एक दूसरे पे इंपैक्ट नहीं हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आइसोलेशन। इफ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस which are running on same database produce the result in such a way that all are running इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अलग अलग है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है जिनका। तो अगर ऐसा है तो उसे बोलेंगे आइसोलेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। ऐसा जरूरी भी है, बिल्कुल है। हमारे पास डेटाबेस में 5 सीट्स थी एक पर्टिकुलर ट्रेन की, एक ट्रांजैक्शन ने 4 सीट बुक करने की कोशिश की, इसने भी 4 सीट बुक करने की कोशिश की, इसने 4 सीट बुक करने की कोशिश तो की पहले पर इसका पेमेंट पूरा नहीं हो पाया। अगर इसका पेमेंट पूरा नहीं हो पाया तो फिर इसको ये 4 सीट मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा इंपैक्ट ना हो जाए कि इसका पेमेंट नहीं हो पाया तो भी हमने 4 सीट इसको ब्लॉक कर दी और इसको मिली ही नहीं। ऐसा भी ना हो जाए कि दोनों को 4-4 सीट अलॉट हो जाए पर थी तो हमारे पास 5 ही। तो कहीं ना कहीं हमारे पास डेटाबेस का एक्सेस अगर 2 ट्रांजैक्शन या 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शन का एक साथ हो रहा है तो हमें कुछ ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा डेटाबेस में कि एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस अगर एक साथ एक ही डेटाबेस वैल्यू को एक्सेस करे तो फाइनल रिजल्ट जो डेटाबेस का आए वो इस तरीके से आए कि सारे ट्रांजैक्शंस अलग अलग रन कर रहे थे, इनका एक दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। ऐसा ना हो जाए कि एक ट्रांजैक्शन ने रीड करने की कोशिश करी, दूसरा ट्रांजैक्शन ने उसको राइट करने की कोशिश की और पहले ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो उसकी वजह से दूसरे ट्रांजैक्शन पे इंपैक्ट आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो आइसोलेशन है वो आपका रन होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। ये ड्यूरेबिलिटी का तो ना मेरे पास में क्या गजब का एग्जाम्पल है, मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है। कुछ साल पहले की बात है, एक ऐप है जो मैं यूज करता था, अभी भी करता हूं, काफी सारे लोग यूज करते होंगे, मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा। कैब बुक करने की जो ऐप है, यूएस बेस्ड ऐप है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। तो उस ऐप पे ना मैंने करीबन 3 या 4 क्रेडिट कार्ड्स ऐड कर रखे थे और वो सारे क्रेडिट कार्ड मैंने बंद करवा दिए। बंद क्यों करवा दिए? क्योंकि उनको बेनिफिट मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने नए कार्ड्स ले लिए थे दूसरे वाले, तो मैंने वो तीनों कार्ड को रिमूव करना था। तो मैंने ऐप ओपन की, लॉगिन किया, पहला कार्ड रिमूव किया, दिख गया, दूसरा कार्ड रिमूव किया, दिख गया कि एक ही कार्ड बचा है। जैसे ही मैं तीसरा कार्ड रिमूव कर रहा था उस सेव्ड ऐप से, तो हो क्या रहा था कि मेरी ऐप क्रैश हो जा रही थी और उसके बाद में वो तीनों के तीनों कार्ड मुझे वापस से एज इट इज दिख रहे थे। मैं परेशान हो गया, मैंने 3-4 बार ऐसा किया, वापस से ऐसा हुआ। ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, एक तो एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी थी, दूसरी क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन पूरा ठीक से नहीं हो पाया
तो एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग जो आपने ट्रांजैक्शन शुरू किया था उसका स्टार्टिंग का ही रिजल्ट आपको दिखे एज इट इज। और दूसरी, मेरा सिस्टम ड्यूरेबल नहीं हो पा रहा था। ड्यूरेबल का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया और उसका जो रिजल्ट है आपने कमिट कर दिया, तो फिर वो कमिटेड रिजल्ट आपको परमानेंटली दिखना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि थोड़ी देर तक आपको कोई रिजल्ट दिखा, उसके बाद में कोई और नया रिजल्ट आ गया और या पुराना रिजल्ट आ गया या चेंज हो गए रिजल्ट में, वो ड्यूरेबल नहीं हो पाया। जैसे कि आपको पहले मंथ की सैलरी आई अपने अकाउंट में, आपके पास पहले 5,000 रुपए थे, एक सैलरी आ गई पहले मंथ की और आपको 1,05,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। ठीक है, आप खुश हो गए। अब आप बोलते हो चलो शॉपिंग करेंगे, मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेंगे, नई पहली सैलरी आई है। आप मार्केट गए, आपने पेमेंट करने की कोशिश की, कुछ 6,000 रुपए का खरीदा और आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में तो 1,05,000 है ही नहीं। आपके अकाउंट में तो 1,05,000 है ही नहीं। मतलब कि जो आपके डेटाबेस पे चेंजेस हुए वो ड्यूरेबल नहीं हो पाए, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाए, राइट? तो दैट शुड नॉट हैपन। अगर डेटाबेस चेंजेस हुए हैं तो ड्यूरेबल होना जरूरी है। डेटाबेस में चेंजेस अगर हुए हैं तो वो ड्यूरेबल होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, समझते हैं शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल कुछ नहीं होता है, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर एक ही डेटाबेस पे चले तो उसे बोलते हैं शेड्यूल। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रनिंग ऑन सेम डेटाबेस। देखिए यहां पे ना समझने लायक बात यह है कि डेटाबेस सेम हो सकता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा था कि मुझे ट्रेन का टिकट बुक करना है। मैं अगर एक ट्रेन का टिकट बुक करता हूं तो डेटाबेस तो वही है जहां पे ट्रेन के टिकट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट मैं ट्रेन का टिकट बुक कर रहा हूं मुंबई टू दिल्ली। दूसरा कोई फ्रेंड है जो ट्रेन का टिकट बुक कर रहा है कोलकाता टू भुवनेश्वर। तो इसका एक्सेस और इसका एक्सेस अलग अलग डेटाबेस वैल्यू पे है। ये कोई और ट्रेन एक्सेस कर रहा है, मैं कोई और ट्रेन एक्सेस कर रहा हूं, पर डेटाबेस तो सेम है ना। डेटाबेस सेम है बट डेटाबेस वैल्यूज अलग अलग है। अब आपको यहां पे दो चीजें समझनी पड़ेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डेटाबेस बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है। ठीक है, उस डेटाबेस पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस पैरेलली या कह सकते हैं कॉन्करेंटली रन करेंगे एक साथ। ठीक है, पैरेलल और कॉन्करेंट का अंतर मैं समझाऊंगा क्या होता है थोड़ी देर में। तो एक साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शंस उस डेटाबेस पे एक्सेस कर सकते हैं, बट उनमें से कुछ ही ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जो एक डेटाबेस वैल्यू पे एक्सेस करेंगे। मतलब उसी टेबल की उन्हीं पर्टिकुलर रो, उन्हीं कॉलम की वैल्यू पे एक्सेस करेंगे जिन पे मैं कर रहा हूं। जिस पे ये ट्रांजैक्शन है उसी पे ही दूसरा ट्रांजैक्शन अगर रन कर रहा है तो उसे बोलते हैं कि हाँ वो डेटाबेस वैल्यूज भी सेम है जिसको दो ट्रांजैक्शंस एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझने की बात बच्चा यहां पे ये है कि अगर आप कभी भी शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल का मतलब है एक ऐसा ट्रांजैक्शन या एक से ज्यादा ऐसे ट्रांजैक्शन जो सेम डेटाबेस पे चले। अब वो सेम डेटाबेस की वैल्यू भी एक्सेस करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, हो सकता है कर ले, हो सकता है ना करें। डेटाबेस वैल्यू का मतलब क्या है? डेटाबेस वैल्यू का मतलब उसी टेबल के उसी कॉलम की वही वैल्यू जो मैं एक्सेस करना चाहता हूं वो भी दूसरा ट्रांजैक्शन एक्सेस कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें एक बैंक की, है ना, एक बैंक में एक दिन में ढेर सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ढेर सारा मनी ट्रांसफर एक्सेट्रा होता रहता है। हाँ जी, ठीक है। अब इस बैंक में अकाउंट्स की डिटेल है, एक ब्रांच के अंदर ही है ना, है अकाउंट की डिटेल, कस्टमर है, कस्टमर का नाम है एक्सेट्रा है, पेमेंट कितना उसके अकाउंट में डिटेल है, सब कुछ है। अब अगर मैंने अपने बैंक अकाउंट से पैसा डिपॉजिट करने की कोशिश की, मैं गया बैंक, मेरे पास कुछ कैश था, मैंने उसमें डिपॉजिट करने की कोशिश की। उसी टाइम पर मेरे फादर भी उसमें कुछ डिपॉजिट कर रहे थे। तो जी हां, यहां पे हम दोनों, मैंने और मेरे फादर ने जो भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट किए उस डेटाबेस वैल्यू पे,
उस डेटाबेस वैल्यू पे वो ट्रांजैक्शन जो है एक ही डेटाबेस वैल्यू पे होने वाले हैं, जो कि है मेरे अकाउंट की डिटेल, जो कि है मेरे अकाउंट की डिटेल, राइट। तो डेटाबेस वैल्यू भी सेम है। बट अगर उसी बैंक में कोई और तीसरा पर्सन किसी और अकाउंट में पैसे डालने की कोशिश करेगा या निकालने की कोशिश करेगा, तो मैं कहूंगा कि डेटाबेस सेम है सर, उसी डेटाबेस में दूसरा कस्टमर का अकाउंट का डिटेल एक्सेस हो रहा है, बट मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे वाले अकाउंट की वैल्यू वो एक्सेस नहीं कर रहा। ठीक है, तो डेटाबेस वैल्यू दोनों में अब आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि डिफरेंस क्या है, डेटाबेस इज व्हाट एंड डेटाबेस वैल्यू इज व्हाट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कॉन्करेंसी की। कॉन्करेंसी होती क्या है? थोड़ी देर पहले ना मैं आपको बोल रहा था कि पैरेलल और कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल और कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है ना। तो चलो एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे लेते हैं। मैं और मेरा दोस्त बड़े दिनों से कोशिश कर रहे थे कि यार एक काम करते हैं, हम ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो गए, हमने आइसक्रीम पार्लर पे 2 अलग अलग आइसक्रीम्स का ऑर्डर दिया। ठीक है, ऑर्डर दिया, उसको अपना आइसक्रीम का कप मिला, मुझे अपना कप मिल गया। अब मैं और वो दोनों के दोनों आइसक्रीम पैरेलली खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूं, वो भी खा रहा है, वो अपने स्कूप से अपनी कप से, मैं अपने कप से। उसको आइसक्रीम में हो सकता है कुछ फ्रूट्स फ्लेवर पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमने अपना अपना फ्लेवर लिया और स्टार्ट कर दिया खाना। इसको बोलते हैं पैरेलल। जब आपके पास रिसोर्सेस एक से ज्यादा हैं तो आप दोनों रिसोर्सेस को एक साथ यूज कर सकते हो। एक इस स्कूप से या इस पर्टिकुलर कप से खा रहा है, दूसरा इस कप से खा रहा है। ठीक है, बट एक दिन दोनों को फिर से आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई। अब आपके पास पैसे नहीं है इतने कि हम दोनों अलग अलग आइसक्रीम ले सकें, तो आपने फिर एक ही आइसक्रीम ली, कुछ तो टाइप की जिसमें दोनों के पसंद का फ्लेवर हो। अब आपने क्या किया, आइसक्रीम तो कप एक ही है ना, एक ही कप है। अब इस एक ही कप से दोनों पैरेलल नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? एक पर्सन अगर इससे चम्मच से ऐसे, स्पून से ऐसे लेने की कोशिश करेगा तो उसी टाइम पे दूसरा उसमें इतना सा छोटा सा कप है, मान लेते छोटा सा कप है, तो उससे उसी से वो दूसरा नहीं खा पाएगा। तो दूसरा क्या करेगा, वेट करेगा। पहले इसने खाई एक चम्मच, फिर दूसरे ने खाई 1 चम्मच, फिर इसने खाई 1 चम्मच, फिर दूसरे ने खाई 1 चम्मच। इसको बोलते हैं कॉन्करेंट ईटिंग। ऐसा नहीं किया कि पहले तू खा ले आधी, उसके बाद मैं आधी खाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं किया। पहले मेरा ट्रांजैक्शन पूरा खत्म नहीं हुआ इस आइसक्रीम पे, और ना ही उसका खत्म हुआ इस आइसक्रीम पे। दोनों ने अपने अपने हिस्से खाए तो सही, पर थोड़े थोड़े। पहले थोड़ी देर मैंने खाया, फिर मेरे फ्रेंड ने खाया, फिर थोड़ी देर उसने खाया, फिर मैंने खाया, फिर उसने खाया, फिर मैंने खाया। यही चीज ना ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम देखते हैं जो किसी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, सीपीयू से, तो उसमें हम देखते हैं कि एक प्रोसेस जब सीपीयू पे जाती है तो वो पूरी रन नहीं होती है, वो थोड़ी सी रन होती है, उसके बाद में वो प्रीएम्प्ट हो जाती है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए दूसरी प्रोसेस चलती है, फिर इसका टर्न आता है, थोड़ी देर के लिए ये चलती है, फिर तीसरी प्रोसेस रन हो सकती है, फिर दूसरी प्रोसेस रन हो सकती है। इस तरीके से ना थोड़ी देर के लिए हर एक प्रोसेस सीपीयू पे चलती है। क्या एक प्रोसेस पूरी एक साथ रन हुई सीपीयू पे? नहीं। क्या एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेसेस रन हो पाई सीपीयू पे? नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या पूरी प्रोसेस एक साथ ही रन हो गई कि पहले P1 चली पूरी, उसके बाद P2 चली, फिर P3 चली? किसी भी सीक्वेंस में क्या सारी की सारी प्रोसेसेस एक के बाद एक चली? नहीं। पहली प्रोसेस आधा अधूरा चली, उसके बाद दूसरी प्रोसेस को टर्न मिला, वो रन हुई, फिर थोड़ा आधा अधूरा ये प्रोसेस रन की, और फिर किसी तीसरी प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए टर्न मिला सीपीयू पे रन करने के लिए। जी हां। क्या तीनों प्रोसेसेस एक साथ सीपीयू पे चल रही है? नहीं, पैरेलल नहीं है, तीनों एक साथ रन नहीं हो रही है, एक के बाद एक ही रन हो रही है, बट थोड़ा करके रन हो रही है। इस चीज को बोलते हैं कॉन्करेंट रन। आप लोग यही चीज ना अपने सिलेबस कंप्लीशन के लिए भी करते हो। बहुत सिंपल सा फंडा है कि कॉन्करेंटली आप एक से ज्यादा कोर्सेस पढ़ते हो। कैसे? अच्छा एक बात बताओ कि आपने अगर एक कोर्स उठाया तो क्या वो पूरा कोर्स के सारे लेक्चर पहले देख लिए दिन भर देख के? नहीं, ऐसा नहीं करते। मैक्सिमम बच्चे ऐसे नहीं करते।
नहीं करते ना कि पूरा कोर्स एक खत्म कर दिया उसके बाद ही नया कोर्स उठाया, मैक्सिमम बच्चे ऐसा नहीं करते। ठीक है, अब इसका मतलब कि आपने सीरियल मैनर में तो पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया कि पहले एक कोर्स पूरा उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट फिर तीसरा सब्जेक्ट, ऐसा नहीं किया, सीरियल तो नहीं है। दूसरा, क्या आप एक टाइम पे दो सब्जेक्ट के लेक्चर एक साथ पढ़ सकते हो कि अभी अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो डीबीएमएस का तो उसी के साथ में आप ऑपरेटिंग सिस्टम का भी लेक्चर देखोगे या सीओए का भी लेक्चर देखोगे इसी टाइम पे? नहीं, इस टाइम पे अगर डीबीएमएस तो डीबीएमएस, थोड़ी देर के बाद फिर सीओए, होता है ना ऐसा, मतलब आप पैरेलल रन भी नहीं कर रहे हो। तो फिर क्या करते हो, आपने क्या कहा कि सर सुबह 9 से 11 बजे तक हम डीबीएमएस पढ़ेंगे, फिर हमने 12 से 2 बजे तक का टाइम लिया ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के लिए और 4 से 6 बजे तक का टाइम लिया सीओए पढ़ने के लिए। इसको बोलते हैं कॉन्करेंट रन। आपने सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंटली फिनिश किया कि आपने थोड़ा पार्ट डीबीएमएस का सुबह पढ़ा, फिर ओएस का थोड़ा पार्ट पढ़ा, फिर सीओए का, फिर कल सुबह डीबीएमएस का, ओएस का, सीओए का, डीबीएमएस का, ओएस का, सीओए का। इस तरीके से आप कॉन्करेंटली क्या कर रहे हो, कोर्सेस ले रहे हो और कॉन्करेंटली कंप्लीट कर रहे हो। 3 से 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ता, जितना भी टाइम लगेगा ये कोर्सेस आपके फिनिश हो जाएंगे। तो क्या आपने एक साथ कोर्स फिनिश किए सारे एक साथ पढ़ के? नहीं, बट हाँ कोर्सेस कॉन्करेंटली पढ़े। तो अब आपका मतलब समझ में आया कॉन्करेंसी का मतलब क्या है? अगर आप लोगों को कॉन्करेंसी का मतलब समझ में आया तो यस नो जल्दी से बता दो, यस नो जल्दी से बता दो, जल्दी से यस नो बता दो। अगर कॉन्करेंसी का मतलब समझ में आया है तो अब हम बात करेंगे कि अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस एक ही डेटाबेस पे चलते हैं तो वो कॉन्करेंटली ही रन कर सकते हैं, पैरेलल नहीं। क्योंकि डेटाबेस का एक सिंपल सा असूल होता है कि अगर एक टेबल एक जगह पे एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के थ्रू यूज हो रही है तो दूसरा उससे इमीडिएटली यूज नहीं कर सकता, पैरेलली तो यूज नहीं कर सकता। प्रोसेसर भी डेटाबेस का एक ही होता है, सिंगल डेटाबेस है, तो आपके पास में कॉन्करेंसी ही होती है। अब कॉन्करेंसी का मतलब क्या है? कॉन्करेंसी का मतलब है कि ट्रांजैक्शंस जो है आपके पास, लेट्स से 2 ट्रांजैक्शंस है T1 एंड T2, मैं लिख देता हूं अज्यूमिंग अ शेड्यूल S1 with 2 transactions T1 and T2। तो पहले T1 में एक स्टेटमेंट चला, इसने रीड की वैल्यू A को कहीं डेटाबेस से, फिर रीड किया वैल्यू B को डेटाबेस से। उसके बाद ट्रांजैक्शन T2 के 2 स्टेटमेंट चले, इसने रीड की वैल्यू A को और A को लोकली चेंज कर दिया -10 से। उसके बाद ट्रांजैक्शन T1 फिर से चला, इसने राइट कर दी वैल्यू C को, फिर ट्रांजैक्शन T2 का एक स्टेटमेंट चला, इसने राइट किया वैल्यू A को, फिर इसने A को A+10 कर दिया और राइट किया A को। ये है आपका कुछ कॉन्करेंट शेड्यूल। तो आपको समझ में आया कॉन्करेंसी का मतलब क्या है? इस T1 ट्रांजैक्शन में 5 स्टेटमेंट थे, 1 2 3 4 5। T2 ट्रांजैक्शन में 3 स्टेटमेंट थे, बट ये 5 स्टेटमेंट और ये 3 स्टेटमेंट जो है वो एक साथ नहीं चले किसी भी ट्रांजैक्शन के। ना तो पहले पूरा T1 चला फिर T2 स्टार्ट हुआ, या ना ही पहले T2 चला फिर T1 स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इनके स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन के कॉन्करेंटली रन हुए। थोड़ी देर के लिए T1 के कुछ स्टेटमेंट चले, फिर T2 के कुछ स्टेटमेंट चले, फिर T1 के कुछ स्टेटमेंट चले, फिर T2 के, फिर T1 के, फिर T2 के। यहां पे प्योर राउंड रॉबिन नहीं है बच्चा, प्योर राउंड रॉबिन नहीं है, याद रखिएगा। राउंड रॉबिन में हम हर एक प्रोसेस को बराबर टाइम देते हैं, क्वांटम टाइम ऑन सीपीयू टू रन। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट चलेंगे एक ट्रांजैक्शन के, फिर दूसरे के भी बराबर उतने ही चले, कितने भी चल सकते हैं, वी डोंट नो। तो कॉन्करेंसी का मतलब है कि किसी भी टाइम पे कोई भी ट्रांजैक्शन के कोई भी स्टेटमेंट कितनी बार भी रन हो सकते हैं, उसके बाद दूसरे के, फिर नेक्स्ट के, नेक्स्ट के, नेक्स्ट के, इस तरीके से रन होता है। क्या आपको ये कॉन्करेंसी का कंसेप्ट समझ में आया? अगर ये कॉन्करेंसी का कंसेप्ट समझ में आया है तो हम आगे बढ़ेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंसी बच्चा? कॉन्करेंसी क्या है समझ में आ गया क्या?
चलो तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कॉन्करेंसी की जरूरत क्यों है, क्यों हम ट्रांजैक्शंस को मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को एक ही डेटाबेस पे कॉन्करेंटली रन करने के लिए अलाउ करते हैं। क्यों नहीं ऐसा करते कि जब तक एक ट्रांजैक्शन ने अगर उस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश की है तो दूसरा ट्रांजैक्शन उसे एक्सेस ही ना कर पाए। क्यों ना ऐसा करें? इसलिए ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उसके 3 रीजंस हैं। कॉन्करेंसी क्यों चाहिए हमें? सबसे पहला है इंप्रूव्ड थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब है नंबर ऑफ ऑपरेशंस और ट्रांजैक्शंस फिनिश्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। 1 सेकेंड में या 1 मिनट में कितने ट्रांजैक्शंस रन हो सकते हैं। देखिए एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने IRCTC वेबसाइट ओपन की ट्रेन को बुक करने के लिए, है ना। मुझे एक ट्रेन बुक करनी है बैंगलोर से इंदौर तक, ठीक है। मल्टीपल ट्रेन है, लेट्स अज्यूम मल्टीपल ट्रेन है बैंगलोर से दिल्ली, मान लेता हूं बैंगलोर से दिल्ली की बहुत सारी ट्रेन है। अब उन ट्रेन में से मुझे कोई तो एक ट्रेन सिलेक्ट करनी है। बट अब मैंने क्या किया, जैसे ही वो वेबसाइट ओपन की, बैंगलोर टू मुंबई ट्रेन ओपन की, तो मैंने ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया, रीड करना शुरू किया अपने उस डेटाबेस में से। अगर मैंने उस डेटाबेस से रीड करना शुरू किया तो क्या हम ऐसा करेंगे कि दूसरे लोगों को उन वैल्यूज पे ऑपरेशन करने ही ना दे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जब मैंने रीड करने की कोशिश की कि भैया बताओ बैंगलोर से लेके दिल्ली के बीच में कितनी ट्रेन है, सारी की सारी ट्रेन की इंफॉर्मेशन मुझे दे दो, तो उसने मुझे दे दी, ठीक है। बट अगर मैंने कुछ ट्रांजैक्शन किया और रीड किया डेटाबेस पे, तो क्या अब उस डेटाबेस पे दूसरा कोई पर्सन रीड नहीं करेगा? ऐसा अलाउ करोगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नुकसान हो जाएगा ना वेबसाइट वाले का। तो भाई साहब तुमने रीड कर लिया, तुमने अगर परचेस नहीं किया तो ट्रेन टिकट खाली देख ली, आधे घंटे तक देखते रहे और कोई पसंद नहीं आई कि यार ये ट्रेन ज्यादा टाइम ले रही है, इसमें अवेलेबिलिटी है, जिसमें अवेलेबिलिटी नहीं है उसमें कम टाइम लग रहा है। अब क्या करें? ट्रेन की टिकट तो मजे नहीं आ रहे यार, कुछ अच्छा टाइम नहीं मिल पा रहा है, सूटेबल टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने ट्रांजैक्शन किया ही नहीं, ट्रेन टिकट बुक ही नहीं कराई। चलो यार मम्मी से पूछ के एक बार बुक कराएंगे, चलो यार दोस्त से पूछ के, भाई से पूछ के बुक कराएंगे कि कौन सी वाली कराएं, एंड बंद कर दिया। तो आपने आधे घंटे तक रीड किया। उस आधे घंटे तक IRCTC वेबसाइट ने आपके ट्रांजैक्शन के लिए बाकी सबको ब्लॉक कर दिया और आधे घंटे तक आपने ना तो कुछ चेंजेस किए और ना ही परचेसिंग की। अब उन आधे घंटे में हो सकता है 10 ऐसे कस्टमर्स और आते जो डेटाबेस को रीड करके और टिकट बुक भी कर लेते, बट उनको तो आपने ब्लॉक कर दिया, उनको तो आपने इस डेटाबेस पे एक्सेस नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि आप कॉन्करेंसी चाहते ही नहीं थे बिल्कुल भी। प्रॉब्लम हो जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो वेबसाइट वाला जो है वो कमा ही नहीं पाएगा, लोगों को इंतजार करना पड़ेगा ढेर सारा कि यार कब कोई दूसरा पर्सन इस ट्रेन के बारे में देखना छोड़े तो मेरा नंबर लगे। कैसे लगेगा? पता नहीं कब लगेगा। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू बी डन ऑन डेटाबेसेस विल रिड्यूस ड्रास्टिकली अगर कॉन्करेंसी नहीं हुई तो कॉन्करेंसी से सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो क्या है? थ्रूपुट इंप्रूव हो जाता है कि जितने आपके पास में ट्रांजैक्शंस हैं वो जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार अगर एक ट्रांजैक्शन चला तो पता नहीं वो कब तक फिनिश होगा, किस तरीके से फिनिश होगा। अगर तब तक आप दूसरे ट्रांजैक्शंस को उस डेटाबेस पे अलाउ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपका वो जो ट्रांजैक्शन है जो वेटिंग में है उसकी वेटिंग टाइम बढ़ जाएगी। तो यही हमारा एक और दूसरा पॉइंट भी है, रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम। अगर आप कॉन्करेंसी अलाउ नहीं करेंगे तो फिर वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं रहेगा कि कब कोई पर्सन जो है उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर रहा है ताकि मैं कर लूं। उसकी वजह से क्या होगा? वेटिंग टाइम जो है किसी सिस्टम का या ट्रांजैक्शन का इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके रखते हैं कि अगर आप कॉन्करेंसी अलाउ करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस टू बी फिनिश्ड इन 1 यूनिट ऑफ टाइम विल इंक्रीज एंड द ट्रांजैक्शन विच कुड हैव वेटेड, जो वेट कर सकते थे, अगर हम कॉन्करेंसी अलाउ नहीं करेंगे तो उनका वेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑफ कोर्स रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बेटर होगा। अगर एक ट्रांजैक्शन ने कुछ डेटाबेस को रीड करने की कोशिश की
और वो उस ट्रांजैक्शन को थोड़ी सी देर के लिए अगर वेट कराता है या थोड़ी देर के लिए वो ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ पाता है तो रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कोई दूसरा ट्रांजैक्शन कर सकता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, मैंने बैंगलोर से दिल्ली की टिकट बुक करने की कोशिश की ट्रेन की, है ना। मैंने रीड किया पहले डेटाबेस पे, सारे के सारे ऑप्शंस आ गए कौन कौन सी ट्रेन है, और आई एम जस्ट चेकिंग आउट कि कौन सी ट्रेन का कौन सा डिटेल मुझे सूट करेगा। अब ऐसी 25 ट्रेन हैं, 25 ट्रेन है बैंगलोर से दिल्ली के बीच में, तो हर दिन पे मेरे सूटेबल डेट पे कौन सी वाली ट्रेन है, कितनी बजे बैंगलोर से वो डिपार्ट हो रही है, कितनी बजे वो दिल्ली में पहुंच रही है, कौन कौन से स्टेशन पे रुकेगी, कितना नंबर ऑफ आवर्स ले रही है, कितनी अवेलेबिलिटी है अलग अलग क्लास में, ये मैं सब ऑब्जर्व कर रहा हूं और फिर एक लिस्ट बना रहा हूं कि कौन कौन सी ट्रेन मुझे अच्छी लगेगी। अब देखो, जब तक ये आपने रीड करने के बाद, डेटाबेस से रीड करने के बाद ये 25 ट्रेन की इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया, आपने 15 मिनट्स खा लिए, अपने दोस्तों को भी फोन लगाया, अलग अलग लोगों को कंसल्ट किया कि यार ये ट्रेन में ये चीजें हैं, ये ट्रेन में ये चीजें हैं, क्या करें। अच्छा एक बात बताओ, जब आप इस डेटाबेस की वेब पेज को रीड कर रहे थे तब तक आपने बैकग्राउंड में कोई भी ऑपरेशन एक्चुअल में चलाया डेटाबेस पे? नहीं, सिर्फ रीड करके रख ली वैल्यू। जब तक रीड करके रख ली वैल्यू तब तक क्या आपका डेटाबेस इंजन काम किया? नहीं। कोई डेटाबेस पे जो प्रोसेसर लगा था वो काम हुआ? नहीं। अब आप बोलोगे सर डेटाबेस पे प्रोसेसर, यार जहां भी डेटाबेस इंस्टॉल करोगे वहां पे कम से कम एक सर्वर तो होगा ना, डेटाबेस सर्वर, जो आपकी क्वेरी के थ्रू रिजल्ट देगा। आपको कोई तो सर्वर चाहिए ना, जो आप क्वेरी सेंड करोगे उसका रिजल्ट देगा, जो आप क्वेरी सेंड करोगे उसका अपडेशन, रीड, सिलेक्ट जो भी करना है वो करेगा। तो कोई तो प्रोसेसर होगा ना बैकग्राउंड में, जहां पे आपने डेटाबेस इंस्टॉल किया है वहां पे। अब उस प्रोसेसर का आपने यूज नहीं किया, नहीं। बट अगर कोई दूसरा पर्सन सेम ट्रेन की टिकट को एक्सेस करना चाहता है दिल्ली से बैंगलोर किसी दूसरी डेट पे या सेम डेट पे, तो क्या उसे अलाउ करोगे? हाँ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब तक आप ये 15 मिनट तक रीड कर रहे हो इन सारी ट्रेन की इंफॉर्मेशन, हम कॉन्करेंसी अलाउ करेंगे, दूसरे ट्रांजैक्शन को अलाउ करेंगे, वो डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकता है, उसके रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, अलग अलग पैटर्न में फिल्टर लगा लगा के ट्रेन्स को सिलेक्ट करा सकता है, और उसके बाद में वो रिसोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज करके और दूसरे ट्रांजैक्शन को भी कॉन्करेंटली रन करा देगा सिस्टम आपका। तो कॉन्करेंसी क्यों जरूरी है ये हमने देखा, तीनों पॉइंट यहां पे देख लिए। थ्रूपुट इंक्रीज हो जाता है जिससे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस फिनिश्ड इन पर यूनिट ऑफ सेकंड और पर यूनिट ऑफ टाइम में भी 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर विल बी इंक्रीज्ड फॉर श्योर। उसकी वजह से ट्रांजैक्शंस जो एक ही डेटाबेस पे काम करते हैं उनकी वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगी और रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा। बट अगर 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 कॉन्करेंसी है तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अगर कॉन्करेंसी है तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी, पक्का आएंगी। क्यों आएंगी सर? देखो यार, अगर मैंने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, एग्जाम्पल देता हूं, है ना, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रेन है जिसमें अभी फ्री एसी की 5 सीट्स अवेलेबल हैं। एक ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, आई एम ट्राइंग टू बुक 4 सीट्स, आई एम ट्राइंग टू बुक 4 सीट्स, 4 सीट बुक करने की मैंने कोशिश की। और उसी टाइम पर एक तो कोई पर्सन है, लेट्स से वो पर्सन इंदौर में बैठा हुआ है, इंदौर क्यों? क्योंकि मेरा होम टाउन है यार, मेरे को दूसरा सिटी का नाम याद नहीं आ रहा है अभी। दैट फेलो इज ऑल्सो ट्राइंग, another person from Indore is trying to book 4 seats. अब अगर ऐसा हुआ कि इसने 4 सीट, मैंने 4 सीट रीड कर लिया, है ना, मैंने 4 सीट रीड कर ली कि हाँ 4 सीट है, और उसके बाद में मैंने ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर दिया, मैं पेमेंट की तरफ चले गया तो मेरी 4 सीट यहां पे ब्लॉक हो गई, 4 सीट ब्लॉक हो गई, बची 1। अब मेरा पेमेंट जो है आगे जाके फेल हो गया। ऐसा नहीं है कि अकाउंट में पैसे नहीं हो भी सकता है अकाउंट में पैसे नहीं हो इसलिए फेल हो गया, समझ लो मेरे पास वैसे भी अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, मान लो, तो फेल हो गया। अब अगर पेमेंट फेल हो गया, जब ये मैं यहां पे था दिस पॉइंट ऑफ टाइम,
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने 4 सीट बुक करने की कोशिश की। इसको क्या दिखेगा जब मैं पेमेंट की तरफ जाऊंगा? तो इसको 4 सीट नहीं दिखेगी, 5 सीट नहीं दिखेगी, एक ही दिखेगी। ये बोलेगा यार ट्रेन तो बुक हो गई, ट्रेन तो बुक हो गई। अब क्या? क्योंकि सिस्टम ने ना उसको ब्लॉक करने की कोशिश की, ब्लॉक कर दिया, सीरियसली कर दिया। तो अब इसको क्या दिखा? एक ही सीट दिखी। अब ये बोलेगा ट्रेन में तो कोई जगह नहीं बची। ठीक है, इसने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया यार कि वो ट्रेन में तो अब जगह नहीं है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, ये पेमेंट फेल हो गया, ये वैल्यू रिस्टोर हो गई। मेरा फ्रेंड आता है, थोड़ी देर बाद चेक करता है, क्यों रे तू तो बोल रहा था एक ही सीट बची, या तो 5 सीट बची हुई है, बेवकूफ बना रहा है हमको, तू बुक नहीं करना चाहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मेरे को मारेगा। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ने रीड करने की कोशिश की एक ऐसी वैल्यू जो टेम्पररी थी यहां पे। क्यों? क्योंकि उसी वैल्यू पे कोई दूसरा ट्रांजैक्शन रीड कर रहा था या राइट कर रहा था, अपडेट कर रहा था। इसलिए देखो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं मैं। एक ना मूवी बुकिंग की वेबसाइट है, आप लोग सब नाम जानते ही होंगे, एक ही मोनोपोली है उस पर्टिकुलर वेबसाइट की। ठीक है, मैं वेबसाइट के नाम नहीं ले पाऊंगा यहां पे। तो एक मूवी टिकट का वेबसाइट है ना, सबसे ज्यादा लोग उसी को ही बुक करते हैं, बुक के नाम से स्टार्ट होता है वो, है ना। तो वो पर्टिकुलर जो मूवी टिकट वेबसाइट है बुकिंग करने की, वो वेबसाइट क्या करती है कि अगर आपने ओपन किया कि मुझे इस दिन पे इस पर्टिकुलर मूवी का, इस सिटी का, इस पर्टिकुलर थिएटर का शो चाहिए, ये टाइम का, आपने सब सिलेक्ट कर लिए। अब आपको ना थिएटर दिखते हैं, थिएटर की सीट्स दिखती हैं। गजब का ही इंटरफेस बना दिया यार आजकल तो, मतलब घर बैठे मैं मूवी का टिकट बुक कर सकता हूं, और क्या चाहिए, है ना। हमारे टाइम पे तो हमको लगाना पड़ता था लाइन में। ठीक है, लाइन में लगना पड़ता था, और पता नहीं सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सी मिलेगी, आगे की पीछे की, पता नहीं रहता। अब ये जो लेट्स से मैं 3 सीट बुक करना चाहता हूं, मैंने ये 3 सीट सिलेक्ट करी, मैं आगे बढ़ गया। इफ आई गो टू पेमेंट पेज, ये वेबसाइट करती क्या है पता है? ये वेबसाइट ना 7 मिनट के लिए ये सीट्स को ब्लॉक कर देती है। अब मैं पेमेंट पे गया, आगे पेमेंट पे गया, मैं सोच रहा था कि मुझे ना कुछ ऑफर मिल जाएंगे क्रेडिट कार्ड वगैरह पे, पर मिले नहीं। तो मैंने ये ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिया, मेरे को नहीं कराना है बुक यार तुम 70-80 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, है ना, कन्वीनियंस चार्ज एटसेट्रा एटसेट्रा के नाम पे 80 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहे हो, कोई ऑफर भी नहीं दे रहे हो, मेरे को नहीं कराना, मैं किसी दूसरी वेबसाइट से कराऊंगा। तो मैंने किसी दूसरी वेबसाइट पे खोलने की कोशिश की। अब ये 3 सीट मेरे को दिखी नहीं। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि वो अगले 7 मिनट तक ब्लॉक हो गई। तो एक्चुअल में परमानेंटली ब्लॉक नहीं हुई थी वो सीट, बट इस ट्रांजैक्शन ने उसे ब्लॉक कर दिया, और इस वेबसाइट ने बैकग्राउंड में ना ये रूल रखा था कि ये 3 सीट्स फिर अब कोई और एक्सेस नहीं कर पाए। तो अब मैं दूसरी वेबसाइट से भी उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं ना, तो वो 3 सीट ब्लॉक ही दिख रही है, वो बुक भी दिख रही है, मेरे को दिख ही नहीं रही। अगले 5-7 मिनट तक वो दिखेगी ही नहीं। पर क्या परमानेंट है? नहीं, मैंने रीड करने की कोशिश की कुछ ना कुछ यहां से इस पर्टिकुलर थिएटर की इंफॉर्मेशन, बट वो थिएटर की इंफॉर्मेशन परमानेंट नहीं थी, वो परमानेंट नहीं थी, चेंज हो गई। तो कॉन्करेंसी की वजह से प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? ये प्रॉब्लम है ये 3। एक प्रॉब्लम है डेडलॉक हो सकता है, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखते हैं कि 2 अलग अलग ट्रांजैक्शंस ने 2 अलग अलग डेटा आइटम को लॉक कर दिया, और दोनों एक दूसरे के डेटा आइटम के लिए वेट कर रहे हैं। तो डेडलॉक हो सकता है। लॉक कर दिया मतलब कि वो अब डेटा आइटम को दूसरा ट्रांजैक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, तो हो सकता है डेडलॉक हो जाए। बिल्कुल। रिकवरेबिलिटी प्रॉब्लम, रिकवरेबिलिटी का प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हमने कुछ ऐसे डेटाबेस की वैल्यूज को रीड कर लिया जो कि गलत थी, है ना। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हम गलत वैल्यू को नहीं रीड करते हुए रियल वैल्यू को रीड करें, तो अब वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा सिस्टम रिकवरेबल नहीं बचा, या हमारी डेटाबेस वैल्यूज रिकवरेबल नहीं बची। तो वो रिकवरेबिलिटी की प्रॉब्लम है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या होती है रिकवरेबिलिटी प्रॉब्लम, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के शेड्यूल को आप बोलोगे कि ये रिकवरेबल है और कौन से नहीं। फिर आता है एक सीरियलाइजेबिलिटी इशू। सीरियलाइजेबिलिटी इशू जो है वो कहता है कि अगर ट्रांजैक्शंस, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस पैरेलल चलते हैं, सॉरी कॉन्करेंट चलते हैं, तो ये कॉन्करेंट शेड्यूल क्या ऐसा रिजल्ट देंगे कि वो सब एक दूसरे के साथ आइसोलेशन में चल रहे हैं? ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे को ऐसे इंपैक्ट करें कि रिजल्ट जो है वो गड़बड़, इनकंसिस्टेंट आ जाए। तो हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट लाने के लिए उन्हें सीरियलाइजेबल भी बनाना पड़ेगा।
अब ये क्या होता है सीरियलाइजेबल, वो भी हम देखेंगे एक एक करके। तो हमारे जो नेक्स्ट डिस्कशन वाले टॉपिक है वो है ही ये कि सबसे पहले हम सीरियलाइजेबिलिटी को देखेंगे कि ये क्या होता है सीरियलाइजेबिलिटी। फिर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट रिकवरेबिलिटी को। उसके बाद हम देखेंगे डेडलॉक हैंडलिंग को इस ट्रांजैक्शन में। और उसके बाद हम और कुछ ट्रांजैक्शन और शेड्यूल से रिलेटेड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। टाइम स्टैम्प रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं, लॉकिंग प्रोटोकॉल्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलिए। तो ये कॉन्करेंसी की वजह से और भी कुछ रीड राइट प्रॉब्लम्स आती हैं, डर्टी रीड प्रॉब्लम, फैंटम रीड, अनरिपीटेड रीड, लॉस्ट अपडेट, इनकरेक्ट, ये सब मैं चाहता था आज कराना, बट मुझे उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आज यहीं पे क्लोज करते हैं और कल इनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम कल क्या देखेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे। डर्टी रीड क्या होती है, फैंटम रीड क्या होती है, अनरिपीटेबल रीड क्या होती है, लॉस्ट अपडेट क्या होती है, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम क्या होती है, और अच्छा या बुरा ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, अच्छे बुरे शेड्यूल्स क्या होते हैं, ये हम कल सेशन में देखने वाले हैं। और उसके बाद हम सीरियलाइजेबिलिटी पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का सेशन यहीं क्लोज करेंगे, बट उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप सुनते जाइए यहां से। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि 20% डिस्काउंट का जो ऑफर चल रहा है उसका आज आखिरी दिन है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और इंटरेस्ट रखते हैं आप, तो आज ले लीजिए ये कोड लगा के, ताकि आप लोगों को अपने आखिरी 4 महीने में जो प्रिपरेशन प्लान बनाएगा वो बेस्ट तरीके का बने। छोटी छोटी जहां जहां भी आपकी प्रिपरेशन में गैप बच गई है वो पूरी हो जाए। इसके अलावा गेट 24 के लिए हमने एक नया ऑप्शन निकाला है, 15+1 मंथ का सब्सक्रिप्शन। अब आपको 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप 15+1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। 15 मंथ का लेंगे, 1 मंथ हम अपनी तरफ से फ्री देंगे। प्राइसेस कम है 18 से, 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन से डेफिनेटली इस पे भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड यूज कर लेंगे। अगर आपके पास स्कॉलरशिप टेस्ट का कोई भी कोड है तो वो भी आज तक ही वैलिड रहेगा, फिर उसके बाद कोई भी कोड वैलिड नहीं रहेगा। गेट 24 के लिए नई बैच आज से स्टार्ट हो रही है और आप देख सकते हैं ये सारे एजुकेटर, इनके अलावा और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी देर नहीं कीजिए अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। कहीं भी कुछ भी हो, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को हमेशा टॉप नॉच रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रिपरेशन ही रिफ्लेक्ट करेगी आपके रिजल्ट पे। आपका प्रिपरेशन में अगर कमी होगी तो आपका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं वो कमी को झलकाएगा ही। अगर आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत बहुत शानदार रही तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में भी या आपके करियर में भी उस प्रिपरेशन की झलक डेफिनेटली दिखेगी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा ये सेशन। इस कोड को यूज करने का एक और फायदा है बच्चा कि वो आपको इस कोड के थ्रू आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस और मेरी टीम का सपोर्ट भी मिल जाएगा। सर विल वी नॉट गेट 1000+ questions discussion going live in RIC batch which is about to come? Is it available only if we go for plus subscription? That is only in plus. आपको YouTube पे तो कुछ नहीं मिलेगा बेटा, कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे अलग अलग जगह पे। देखिए सबसे अच्छी बात मैं बताता हूं प्लस की क्या है, ऑर्गेनाइज रहती हैं कि अगर आप कोई कोर्स उठाते हो तो कोर्स की सारी चीजें एक साथ मिलती हैं। आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे उसी टाइम पे, आपको उसी टाइम पे लर्निंग भी मिलेगी। PYQ का डिस्कशन भी टीचर्स मैक्सिमम वही करा देते हैं, या तो क्लास में या अराउंड द टॉपिक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके डाउट्स, अगर छोटे छोटे मिस्टेक्स आती हैं, आपके डाउट्स आते हैं कोर्सेस में, तो वो सारे कोर्स के साथ में ही क्लियर होते जाते हैं। अब हमें लगता है छोटा ही तो डाउट है, इसको हमें इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है नहीं समझ में आया नहीं सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट ओवरऑल बड़े ब्रॉड वे में तो समझ में आ गया है, बट कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे डाउट्स ना बड़ा बन जाते हैं जब उसी से रिलेटेड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन गेट में फंस जाता है। तो वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। डाउट क्लियरिंग के लिए सेशन मिलेंगे अलग से, और फिर 20% डिस्काउंट भी है। कोड लगा लेना ये, ताकि आज तक ही आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, है ना, उसके बाद नहीं मिलेगा। 20% का डिस्काउंट आज तक ही अवेलेबल है। इसके अलावा आप लोगों को मैं अपने कोर्सेस में प्लस इसके अलावा दूसरे कोर्सेज के भी ढेर सारे क्वेश्चन मैं खुद अवेलेबल करवाऊंगा आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे है उनके अलावा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस की कमी ना हो पाए किसी भी कोर्स के अच्छे वाले लेवल की। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। कीप लर्निंग हैप्पीली, ताकि आपको हमेशा 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 इस लर्निंग का फायदा होता रहे।
कुछ लोग प्लेलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज बन जानी चाहिए प्लेलिस्ट। काम शुरू हो गया है, 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम, इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में बनवा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाय बाय।